नमस्ते। रूटिंग और राइजिंग में आप सबका बहुत स्वागत है। यहाँ हम अपने अंदर की गहराई से जुड़ते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी बाहरी दुनिया में हाई लेवल कॉन्शियसनेस से बहुत खूबसूरत चेंजेस करते हैं। यहाँ हम अपने से मुलाकात करेंगे आध्यात्मिक स्तर पर, और फिर अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करके बाहर की दुनिया को कैसे शेप दें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से लाभ उठाएंगे। हर एपिसोड में हम बात करेंगे रियल लाइफ स्ट्रगल्स की, स्पिरिचुअल टूल्स की, और कैसे हम डे टू डे सिचुएशंस में भी शांति, संतुलन और समझ बनाए रख सकते हैं। मेरा नाम रीना है और आज का एपिसोड बेहद खास है। हमारी गेस्ट हैं रूपाली गुप्ता। वो एक सीकर हैं जिनकी लाइफ जर्नी खुद में एक स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग है। इन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इनर अवेयरनेस और स्पिरिचुअल विजडम के सहारे एक नई क्लैरिटी पाई है। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उन्होंने कौन से स्पिरिचुअल टूल्स यूज करके और किस तरह अपने अंदर की शांति से बाहर की दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप भी इस समय खुद को ढूंढ रहे हैं या लाइफ में किसी गहराई की तलाश में हैं, तो ये डेफिनेटली बातचीत आपके लिए है। इस समय रूपाली जी ऑनलाइन स्पिरिचुअल स्टडी की क्लासेस ले रही हैं, जिससे कई सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। हमने कई लोगों के फीडबैक और एक्सपीरियंसेस सुने हैं, जिससे वे अपनी अपनी लाइफ में चेंज होते हुए बता रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज से उनकी खुशी बहुत बढ़ गई है। तो आइए ये यात्रा शुरू करते हैं रूपाली जी के साथ। तो रूपाली जी, आप बताएं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या ये इंटेंशनल थी या बस एक डेस्टिनी थी? हेलो। ओम शांति। एम आई ऑडिबल इनफ? ठीक आ रही है आवाज? थैंक यू रीना जी। आपने बहुत अच्छे से आज ये पॉडकास्ट होस्ट करने की शुरुआत करी है। आज आपको परमात्मा ने सेलेक्ट किया ये शुरुआत के लिए, ब्यूटीफुल स्टार्टिंग के लिए। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी जर्नी कोई पर्टिकुलर डे या टाइम से स्टार्ट नहीं होती। कोई भी चीज की शुरुआत होने के पहले आपको, आई थिंक, पहले से ही कोई ना कोई डेस्टाइन्ड कॉलिंग आ रही होती है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि आपको लगता कुछ और है, कि आपको बनना कुछ और है। आपको, आपकी जितनी बुद्धि और समझ होती है और जितना आपको एक्सपोजर होता है दुनिया का, उसके हिसाब से हम समझते हैं कि हमें कुछ अ, जो बनना बनना है, वो जो हमने देखा है उसी में से कुछ बन सकते हैं या उसी में से कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंदर से थोड़ा रूपाली एज अ रोल ये बहुत अलग थी। बचपन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन किसी से पूछा नहीं। अ, बाकी लोगों के साथ इतना ज्यादा उनके जैसी नहीं थी, क्योंकि बाकी के लोग बहुत इजी गोइंग थे। जो है सो है, जैसा है अच्छा है, हल्के थे, लाइट रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन रूपाली को, एज अ रूपाली कैरेक्टर मैं अगर अपने को कहूँ, तो ये थोड़ा सा इसके बिहेवियर में इरिटेशन होना, एग्रेसिवनेस, रेबेलियस होना, और बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग सा था स्वभाव। तो और उसमें क्वेश्चंस भी होते थे, ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे कि किसी ने कुछ कहा तो हम झुक जाएं, मान जाएं। अपने अंदर हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। खैर, वो सब तो बैकग्राउंड था, बचपन था, वो सब सबका अलग अलग होता ही है। लेकिन
शादी के बाद बेसिकली शादी के समय पर क्योंकि जो एक्सपोजर था और जो कैरेक्टर में हम लोग आजकल बहुत आउटवर्ड होते हैं ना, थोड़े से दुनिया के हिसाब से जैसे होते हैं कॉलेज गोइंग, और फिर वो जो दुनिया होती है उसमें हमारी सोच कुछ और ही थी, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश रहती थी। तो शादी के बाद अचानक से डेस्टाइंड था ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम्स जब शादी के बाद फेस करी अपने स्वभाव संस्कार के कारण, क्योंकि बहुत रिजिड स्वभाव संस्कार था। जनरली लड़कियां होती हैं तो बहुत आराम से पति के अधीन हो जाती हैं या अपना बहुत एडजस्टमेंट करके चलती हैं। बट एज अ रूपाली, आई मैं अगर अपने को एज अ रूपाली नंबर देती कि आप 10 में से नंबर दो, तो आई विल गिव 5 और 6, है ना। इतना अपने आप को जो बिहेवियर था उसमें बहुत ज्यादा खुश अपने आप से नहीं थी, लेकिन उसका असर मैरिटल लाइफ में भी पड़ रहा था। और साथ में फिर परिस्थितियां भी ऐसी पड़ी कि सामने से जो पार्टनर भी मिले, वो अगर मैं शेर तो वो सवा शेर। तो कोई के अंदर भी झुकने का स्वभाव संस्कार नहीं था, तो बहुत क्लैशेस होने लगे। जनरली हम लोग अब जिस जमाने में हैं, इस जमाने में लोगों के जब क्लैशेस होते हैं तो सीधे सीधे घर छोड़कर डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं या वॉट एवर। बट इसको एज अ रूपाली एक अंदर से था कि नहीं, मेरे स्वभाव संस्कार में कोई तो बात है, जो औरों जैसी नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ। मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा होता था कि नहीं, मुझे सुधरना है। मुझे क्यों इतना फर्क पड़ता है, मुझे क्यों इतना हर्ट होता है, या मुझे क्यों सबकी चिंता है, और मुझे इतना सबको साथ लेकर चलना, और ये सब क्यों है। एक तरफ से अच्छाई भी बहुत थी, लेकिन वो सब मुझे खुद को पेन भी दे रही थी, तो मुझे अपने आप को बदलना था। और साथ में उसी समय पर कुछ ऐसा हुआ कि जब पर्सनल लाइफ में टर्ब्यूलेंसेस थे, तो उस वक्त सिस्टर शिवानी के वीडियोस आया करते थे, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो या जो दूसरा एक आस्था चैनल है शायद उसमें। तो जब वो आते थे तो ये उसको अचानक से, जैसे हम सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है ना, कोई सपोर्ट मिल जाता है सिस्टम देखने के लिए, अपना अपने आप को बचाने के लिए। तो वो सुनना जब शुरू किया तो ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ही बदलना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। तो इसलिए मैंने हर बार, जितने बार भी हमारी लड़ाइयाँ होती थी, तो हर बार मैं फिर उठती थी और सब ठीक करने की कोशिश करती थी। हर बार ये सोचती थी कि नहीं, अगली बार से मैं अपनी सोच से, अपने परिवर्तन से फिर बदलूंगी। मतलब घर में सुख शांति के लिए, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पर हम अलग होने के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसे कोई हमारा आए गए की बात नहीं है कि अलग हो जाओ। और मुझे लगता था, मैं अपनी मदर को देखती थी कि वो तो बहुत एडजस्टिंग है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत पोलाइट है। पापा मतलब एज अ वाइफ बहुत सपोर्टिंग भी है और साथ साथ समर्पण भी है। और मैं क्यों नहीं हूँ ऐसी, मैं क्यों इतनी रिजिड हूँ, मैं क्यों हर समय अपनी चलाती हूँ, लड़ती हूँ। दूसरी तरफ से मैं वैसी बन भी नहीं पा रही थी, वैसा नेचर हो ही नहीं पा रहा था, पुराना संस्कार इतना कड़ा था। तो कुछ भी कह लो। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब क्यों हुआ, ये हम आगे की जर्नी में कभी अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे कि क्यों मेरा नेचर वैसा रिजिड था, और क्यों आ, ये परिस्थितियां आई, क्यों ऐसे ही लोग मिले, क्यों ऐसे ही हस्बैंड की, ऐसे ही जो फैमिली में सब कुछ मिला। ये एक गहरी बात है जिसको हम आगे की जर्नी में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि इन सब में अभी नहीं जाते। बट जैसे आपने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी कैसे शुरू हुई, तो हाँ, कॉलेज में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, और उसके पहले ग्रेजुएशन में ही थोड़ा सा एक अट्रैक्शन हुआ कि अब मुझे कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है। क्योंकि मैंने देखा कि जब तक मैं ट्वेल्थ में अपने घर में थी, होम टाउन में, तब तक वहां पर एक बहुत अच्छी लाइफ थी हमारी। हम जो करते थे, मतलब मैं, मेरे सिस्टर, हम लोग कल्चरल प्रोग्राम्स में बहुत आगे थे, डांस वगैरह। और वो छोटा टाउन था, तो वहाँ हमें मोस्टली लोग जानते थे। और हमारी फैमिली काफी वेल ऑफ, मतलब नामी, ऐसे जानी जाने वाली थी, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो बचपन से एक बहुत स्पॉटलाइट मिला था। तो ट्वेल्थ तक तो हम लोगों ने वहां पर रहकर एक अच्छा जीवन जिया, जिसमें दूसरे लोग हमें इनकरेज करते थे, तो हम खुश रहते थे। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर गए, तो वहां पर अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ती थी, लेकिन करी नहीं। दूसरे आगे निकलते जा रहे थे बहुत सारी चीजों में, और हम अपने अंदर
का कॉन्फिडेंस देखते थे कि नहीं आता है, नहीं होता है। हमें शो ऑफ करने की आदत नहीं थी, हमको दिखावे की आदत नहीं थी, अपने आप को जबरदस्ती पुश करने की आदत नहीं थी। कोई दूसरा कह देता था तो कर लेते थे, अदरवाइज खुद से नहीं करते थे। तो ये धीरे धीरे जो जर्नी आगे होती गई उसमें अंदर का कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि लूज हो रहा है। और फिर शादी भी जैसे होती है तो हम सब लोग एक उसमें भी ईगो बना लेते हैं अपने हस्बैंड पर अहंकार रखने की। तो शादी हुई, एक अच्छे हस्बैंड अच्छे पढ़े हुए थे और उनकी सैलरी अर्निंग सब कुछ अच्छा था, तो उस पे भी एक बाहरी ईगो तो था, बट अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए वो नहीं था, दूसरों पर ईगो बिल्डअप करते रहे हमेशा। तो स्पिरिचुअलिटी में अट्रैक्शन इसीलिए रहा क्योंकि अंदर का खालीपन था, उसे भरना था। अपने को सुधारने जैसी, अपने को शांति और अपनी इज्जत करने का मन था। उस वक्त नहीं पता था कि हम अपनी इज्जत कैसे करते हैं, उस वक्त तो यही लगता था कि घर अच्छे से चले, सब लोग रिस्पेक्ट दें, बाहर लोग जो समझते हैं हमें वो अच्छा समझे, अच्छा बनने की एक अच्छी आदत थी, मतलब अच्छी या बुरी कह ले, लोग अच्छा माने, ऐसा एक बिलीफ सिस्टम था। तो जब घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगी हमारे बीच में, तो स्पिरिचुअलिटी में सिस्टर शिवानी को सुनने लगे तो उनसे ये फील हुआ कि जिसको इतना अच्छा ज्ञान है वो कहाँ से आया। मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मैं रोज रोज उनसे ज्ञान लूं और फिर रिश्ते पर अप्लाई करूं या लाइफ में अप्लाई करूं। मुझे तो पूरा सागर चाहिए, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, मुझे वहीं जाना है। तो उनको जब सुना तो पता चला कि शी बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो एक ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करती है या वहां पर ही अपनी सर्विस देती हैं। तो मुझे लगा कि देखना चाहिए वहां क्या है कैसे है। तो अंदर से कुछ कुछ खींच होने लगी। और अ, जब हमें ये लगा कि मुझे ऐसे मेडिटेशन सीखना है, तो उस वक्त कई सारे ऑप्शन थे मेडिटेशन के, लेकिन हमको उसी नाम को याद आता था क्योंकि सिस्टर शिवानी की बातों में बहुत गहराई थी, बहुत सच्चाई थी, बहुत लॉजिकल थे अपने ऊपर चेंज करने के लिए। तो इस तरह से कोर्स किया, कोर्स के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए वहां गए मेडिटेशन सीखने के लिए। ऐसे ये वाली यात्रा शुरू हुई मोटे मोटे रूप से। बहुत अच्छा। तो आपको क्यों लगा कि जो स्पिरिचुअल टूल आपको चाहिए वो ब्रह्मा कुमारी से ही लेना है, और संगठन नहीं थे जहां आपने कोशिश नहीं की क्या? आ हाँ, इसके लिए दो तीन चीजें थी। पहला तो ये कि अंदर से एक आवाज आती थी कि अगर कोई बात, क्योंकि बचपन से क्वेश्चंस बहुत थे ना, तो क्वेश्चंस के आंसर ये मतलब हम कभी किसी से पूछते नहीं थे क्योंकि हमें लगता था कि किसी को पता नहीं है। हमें इतना श्योर था किसी को पता नहीं है, तो हम किसी को पूछकर उसको नीचा क्यों दिखाएं, या वो ऊल जुलूल यहाँ वहां के आंसर करेगा, इधर उधर के करेगा, तो अपना और उसका टाइम भी क्यों वेस्ट करें। पता नहीं क्यों इतनी श्योरिटी थी कि किसी के पास उसके आंसर नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने आसान नहीं है। तो ये इसलिए इसमें गई। बहुत अच्छा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं और आपका एक शायद टीनेजर बॉय सन भी है, तो आपको इस जर्नी में गृहस्थ आश्रम में रहते में कोई समस्या नहीं हुई? हाँ, समस्या मतलब समस्याओं का पहाड़ था। पहले ही समस्या थी, बाद में समस्या क्या हुई। मतलब जब हम आए ही स्पिरिचुअलिटी में एक समस्या की वजह से, तो कि क्योंकि हमको हमारी जो जर्नी थी, हमारी जो लाइफ थी उसमें, मैरिटल लाइफ जो थी उसमें शांति तो थी नहीं ज्यादा। ऑल्दो लव था, लव इन द सेंस कि वी बोथ केयर फॉर ईच अदर, लेकिन उनका संस्कार और मेरा पुराना संस्कार दोनों का इतना कड़ा था कि ना वो अपने आप को हेल्प कर पा रहे थे, ही वॉज हेल्पलेस एंड आई वॉज हेल्पलेस। हम दोनों एकदम ज्वालामुखी थे। दो ज्वालामुखी को साथ में बैठा दिया जाए तो कैसे एडजस्टमेंट हो, है ना। जनरली शादी में एक ज्वालामुखी और एक थोड़ी सी शांति की नदी होती है तो एडजस्टमेंट हो जाता है। दो ज्वालामुखी हो जाए तो फिर रोज ही पटाखे फूटते हैं। तो हमारे में ऐसा था कि बेसिकली क्योंकि पहले से ही बहुत समस्याएं थी और हम घर वालों को नहीं बता सकते थे, कभी कभी बताते थे, बताया भी तो आई सॉ कि मुझे बहुत चिंता होती थी क्योंकि मेरे फादर को हार्ट अटैक बहुत पहले आ चुका था। तो मुझे ये रहता था कि वो उनका क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बेटी परेशान है। और फिर क्या होता है कि उन वो कोई डिसीजन ले भी लेंगे कि चलो तुम अलग रहो या हमारे साथ चलो, उनको समझाने के पहले तो मुझे अपने को समझाना था क्योंकि मैं मोह में बहुत थी। आई वॉज सो मच अटैच। लड़ाई वड़ाई सब करके भी मैं इतनी अटैच थी कि मैं अगर कभी घर चली भी जाती थी तो फिर मुझे कुछ ही दिन में अंदर से होने लगता था नहीं, लौट के वापस जाना है।
मुझे वापस वो लाइफ खींचने लगती थी। फिर आती थी, फिर वही रोज रोज का वो रूटीन शुरू हो जाता था। और हर बार ये रूटीन, हर बार ये बढ़ रहा था, क्योंकि मैं लौट लौट के जब जाती थी तो अपनी इज्जत और कम कर लेती थी, क्योंकि सामने से ये कहा जाता था क्यों आ गई वापस, या रह नहीं सकती ना। तो इस तरह से बार बार लौटती थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख बना के रखती थी। तो वो लड़ाई और हर बार बढ़ती जा रही थी, और वो लड़ाई हर लेवल पे थी, नॉट ओनली वोकल बट फिजिकल भी थी, सब तरह से था। तो वो सारी चीजों से गो थ्रू होते होते मुझे लगा कि घर का तो कोई नहीं सुलझा सकता, बिकॉज मेरी सिस्टर भी यहाँ रहती थी, उसको भी हम बता उसको पता चलता था, तो वो कोई क्या कर लेगा क्या। और आप देखो उस समय पर जब दोनों का हो रहा होता है तो आप हर तरह की हेल्प लेने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम पुलिस, यू ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम कोर्ट और वॉट एवर, सब कुछ किया, बट उससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ही मोह इतना था। पुलिस कुछ करे पहले मुझे ही हो जाता ना, नहीं नहीं मत करो प्लीज, मत करो मत करो मत करो। तो कोई एक्शन ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा अटैच थी, और मैं ये मानती थी, क्योंकि एज अ हस्बैंड ही वॉज ऑलवेज वेरी केयरिंग, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन उनका बस हमारी शायद डेस्टिनी में स्पिरिचुअलिटी को लाना था। तो उस दौरान दैट वाज 7 years इन द मैरिज, एंड आफ्टर जब मैं मैरिज के बाद मतलब उनसे अलग रहने लगी, वो भी 7 years, टोटल 14 years की हमारी मैरिज हो चुकी है। तो उसमें हम दोनों से आप अगर इंडिविजुअली मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो कहानी अभी आपको बता रहे हैं कभी रियल हो सकती है ना। तो वो भी बहुत अच्छे इंसान है, उनको हमारे घर में सब बहुत पसंद करते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमारे साथ ही उनका होता था। तो कुछ ना कुछ कारण बनता है आपको एक, जब यूनिवर्स आपको खींचता है, ट्रुथ खींचता है, तो आप जिस चीज से भी बहुत अटैच होते हो, वो चीज आपको हर्ट करने लगती है, दुख देने लगती है, और वो जरूरी होता है, नहीं तो आप सपनों से जागोगे नहीं, आप झूठ से निकलोगे नहीं। तो 7 years का वो स्ट्रगल था। और जब मैं उनको छोड़कर गई, एक स्पिरिचुअलिटी के बाद मुझे जो नष्टो मोहा बनी और शक्ति आई मेरे अंदर, कि अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ चाहिए। एंड मोर ओवर बेटा हो चुका था, बेटा रोज देख रहा था लड़ाइयाँ, घर में झगड़ा, अपनी माँ को रोज रोता हुआ। तो वो किनारे में बेचारा सिकुड़ के 1.5 साल का था, एक कोने में बैठ जाता था। तो आई डिसाइडेड कि मैं उसको ये लाइफ नहीं दिखाऊंगी। तो इसलिए फिर मैं वहां से भाग मतलब निकल गई घर से, एक दिन बहुत लड़ाई हुई और मैं निकल गई, चली गई। देन फॉर 7 years आई डिड नॉट कम फॉर लिविंग टुगेदर। ऐसे मैं आती रही जाती रही, लेकिन रहने के पर्पज से ये था कि अब मैं कभी लौटूंगी नहीं। लेकिन फिलहाल अब लौट आई हूँ, एंड आवर लाइफ इज नाउ वेरी 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 मच इन पीस एंड लवफुल। वेरी गुड। आप लेकिन ऐसे सुनने में आया है आप जिस संस्था से जुड़ी हैं वह बहुत नियमों के बंधन सिखाए जाते हैं। तो आप नियम वगैरह फॉलो करके और सब कुछ कर पाती हैं आसानी से? यस, जैसे हमने बताया कि हमारी जब शादी हुई, तो शादी की जो आधार था ना, मैंने बहुत इंसाइटफुल पीरियड बिताया है अभी पिछले 7-8 साल में, जब से स्पिरिचुअलिटी परस्यू करी है। तो मैंने हमेशा बहुत चेक किया है कि हमारे इस शादी के रिश्ते का आधार क्या था। तो आधार दो चीजें थी। पहली तो ये कि क्योंकि मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज में ज्यादातर सबके बॉयफ्रेंड होते थे, और इसको एक वो रहता था कि नहीं कोई होना चाहिए, बट इसके साथ ऐसा, इसका बिहेवियर ऐसा था कि कोई टिक ही नहीं सकता था एज अ बॉयफ्रेंड, है ना। तो इसको लगा कि नहीं चलो ठीक है शादी, पेरेंट्स ने कहा। फर्स्ट ही टाइम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ नौकरी लगी थी, बट कॉलेज का अभी भी फाइनल पेपर नहीं हुआ था। तो उस वक्त ये हुआ कि शादी करनी है, अच्छा लड़का मिल रहा है, आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का है, ये है वो है। तो इसका आधार था अंदर से कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी। जब भी आप किसी रिश्ते में जुड़ते हो तो उसके पीछे जो आधार होता है वो वही डिफाइन करता है कि वो बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो हमारी आधार बड़ा कमजोर था। आधार ये था कि मेरी इनसिक्योरिटी थी, और दूसरा कि वो एक उस वक्त ऐसा लगता था कि हाँ एक अच्छा खासा फैमिली में है, और वो पैसा भी अच्छा कमाता है तो कर लेते हैं। और उसके साथ साथ शादी के समय पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो, अगर मुझे पता चल भी गई थी कि अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो ही विल बी वेरी एग्रेसिव, लेकिन मैं अब शादी तोड़ नहीं सकती थी। ज्यादातर लोग क्या होता है कि एंगेजमेंट हुई और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो छोड़ देते हैं। इसको ये था कि नहीं मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, नाम बदनाम हो जाएगा, ये वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहती थी। तो और डेस्टाइन था, तो शायद वो शादी को तोड़ नहीं पाए, तो शादी करी। और बेसिकली हम किस क्वेश्चन के बारे में बात करें, मैं ये भूल गई।
कि आपने जो नियम है ना इस संस्था के, कुछ कड़े हाँ कड़े से नियम है, हाँ कुछ हाँ। अच्छे अच्छे, कुछ ऐसे इतने कड़े भी नहीं है, तो हम्म। जैसे कि खान पान से रिलेटेड है, रहन सहन से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो वो सब आप कैसे निभा पाती हैं? हाँ, तो वो 7 साल तक तो मैंने जब शुरू किया तो धीरे धीरे घर में रहते साथ में तो नहीं हो पा रहा था। कोशिश करी तो उस पे भी बहुत लड़ाई हुई, बट जब मैं यहाँ से चली गई, यहाँ से जब फाइनली मैं अपने पेरेंट्स के घर चली गई तो सारे नियम हो गए। तो मुझे हेल्प मिली उन परिस्थितियों की, और उसके बाद वो नियम आज तक हैं। तो इसलिए मुझे अब उसकी इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि जब आप साथ में रहकर कोई चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो तो मुश्किल होता है। मैं अलग ही रहने लगी थी तो मेरे लिए सारे नियम आराम से हो गए। बहुत बढ़िया। तो आप तो आपके एजुकेशन की काफी अच्छी लेवल भी है, और शायद आपने नौकरी भी काफी समय तक करी, तो क्या बदलाव आए और आप नौकरी वगैरह छोड़कर इस सेवा में फिर क्यों लग गई? अ, देखिए, अंदर से ना एक आवाज़ हमेशा थी। बचपन में जब हमारे स्कूल में टीचर्स पूछते थे, अपना अपना लक्ष्य लिखो, आपको क्या बनना है, ऑब्जेक्टिव लिखो। तो ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, व्हाटएवर जो जो होते थे उस वक्त प्रोफेशंस वो लिखते थे। और मुझे अंदर से ये पता था मुझे सोशल वर्क करना है, लेकिन सोशल वर्क कोई पैसे कमाने वाली चीज तो होती नहीं। तो मैं टीचर को ना ऊपर ऊपर से लिख देती थी मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ, हम्म। मतलब बस शो ग्लैमरस वे में दिखावा करना। तो ऐसे दिखा दिया, बट अंदर से हमेशा से एक आवाज आती थी सोशल वर्क जैसा कुछ। अब सोशल वर्क करने के लिए आपको पैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिस जो आप दूसरों को दे पाओ, क्योंकि यही लगता था कि मतलब फिजिकल चीजों को बांटना, फिजिकल चीजों से सहयोग करना इज सोशल वर्क, है ना। तो वो तो हो गई स्कूल की बात। फिर दूसरों को देखकर, जैसे घर में मामा वगैरह ने एमबीए वगैरह किया, तो पैसा कमाने की जर्नी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करी, पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करते हुए भी अंदर से ना वो मजा नहीं आता था। नौकरी भी कर रहे थे तो कोई अंदर से वो, ये लगता है क्या बकवास काम कर रहे हैं, दूसरों का काम कर रहे हैं क्या, ये वही वही करे चले जा रहे हैं, ये भी कोई लाइफ है। अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ दुनिया के लिए करना है, कुछ बदलने के लिए करना है, कुछ डिवाइन, कुछ बड़ा करना है। और ये सोचती रहती थी हमेशा। तो ऐसी यूनिवर्स से जब आप कोई इच्छा रखते हो ना, या ये कह लो कि यूनिवर्स आपको जब कोई इच्छा देता है तो उसको पूरी करने की परिस्थितियां भी बना देता है। तो शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड तो कहते थे कि तुम कुछ अपना कर सकती हो, क्योंकि वो ठीक ठाक कमा रहे थे। तो लेकिन ये था कि क्या कर सकते हैं, क्या करें, इतना कोई अकल तो होती नहीं कि ऐसा क्या करें। और सोशल वर्क तो ऐसा हर कोई कर भी नहीं सकता। तो स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही मैं आई, माना मैंने यहाँ से कोर्स किया, 1 1.5 साल यहाँ से स्टडी करी, पढ़ाई करी। उसके बाद ही जब मैं लौट गई, मेरे अंदर पावर्स आ गई थी बहुत सारी ऑलरेडी। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट लौटी, मेरे अंदर निडरता आई, निर्भयता आई, मेरे लिए आत्मसम्मान के लिए खड़े होना आया, मोह खत्म हुआ, ट्रू लव का पता चला। और फिर मैं जब ये एक ऐसी सफरिंग वाली लाइफ, ऐसी लो रिस्पेक्ट वाली लाइफ छोड़कर जब घर गई, तो वहां पर मौका मिला मुझे कि जो मुझे पता चला है, जो मुझे आता है, वह मैं औरों को भी सिखाऊं। क्योंकि सफरिंग में तो हर कोई है ना, अपने रिश्तों से या अपने किसी भी परिस्थितियों से। तो वहां पर धीरे धीरे शुरुआत करी मेडिटेशन सिखाने की, सेंटर के साथ जुड़कर जो भी हम कर सकते थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग नहीं जानते थे ब्रह्मा कुमारी को। हम गए क्योंकि हमें पहले से बहुत लोग जानते थे और एक अच्छी रेपुटेशन थी हमारी। तो उससे बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग जुड़े भी, बहुत लोग आए, जाना, सब तरह से सेवाएं अच्छी हुई। तो फिर वो सेवा में बहुत मजा आने लगा, बहुत खुशी मिलने लगी। और रही बात पैसों की, तो पैसे इतने हमेशा से थे कि आपकी आपकी प्रेजेंट की लाइफ चल जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि हम दूसरों की तरह बहुत अपना बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि इतना जब शुरू में शादी हुई और पैसा था, हम अच्छी गाड़ी, अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे होटल भी जा रहे हैं, लेकिन हम लड़ाई करके रो रहे हैं अगर होटल के कमरे में, गाड़ी में, तो फिर मुझे वो पैसा और वो फिजिकल चीजें भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था नहीं, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट बैक। तो फिर कभी चाहना ऐसी रही नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी जमा करनी है या मुझे धन कमा के कुछ बड़ा दिखावा करना है। और यहाँ पर हमको सिखाया ही जाता है प्लेन एंड सिंपल लिविंग, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आपकी मेंटेन तभी होती है जब आप अपनी शर्तों पे जियो। और सबसे बड़ी, आप खुद को रिस्पेक्ट करो, सबसे बड़ी बात बिल्कुल वो बिल्कुल। यहाँ से सीखी मैंने। जी। अच्छा, फिर तो आपकी जर्नी से लगता है कि जो ब्रह्म कुमारी इसके बारे में लोगों की एक धारणा है ना कि ये तो घर तुड़वाती है, आपके केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बल्कि ऑपोजिट ही हो गया है।
इसके बारे में कुछ आ, बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जब भी कोई नई बिल्डिंग बनानी होती है तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना होता है ना। तो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो पुराना रिश्ता था, पुराने रिश्तों के जो आधार थे, उसमें कामुकता, उसमें क्रोध, उसमें इच्छाएं, उसमें लालच, सब कुछ तो था। तो वो वाली चीजें जो थी, वो जो भी कुछ हुई उसमें इतना टर्बुलेंस इसीलिए था क्योंकि उसका आधार, उसका बेस कुछ गड़बड़ था। तो वो बिल्डिंग तोड़ने के लिए हलचल तो आई, क्योंकि हमने 7 साल हम उनसे अलग रहे इस फैमिली से। तो जहां पर हम रहे वहां पर सबको ये लगा कि देखा, ब्रह्मा कुमारी ने इनका भी घर तोड़ दिया। ये अपना घर इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई हैं, यहाँ रहती हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों ने बातें भी करी। और कोई 100, किसी से सुना था वो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसी ऐसी सब बातें सुनने को मिलती थी। बट एज पर डेस्टाइंड, हमारा जो भगवान का प्लान होगा हमारे लिए, वो ये था कि अब इन लास्ट 2 इयर्स मेरे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी की सूक्ष्मता की जो बातें मुझे रियलाइज हुई हैं, मुझे अपने जो अंदर जो सत्य का रियलाइजेशन हुआ है, उस रियलाइजेशन के बाद से सिमिलर चेंजेस हस्बैंड में आने शुरू हो गए। हस्बैंड के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी कह ले या विजडम कह ले, अपने आप से उनके अपने जो उन्होंने तरीका अपनाया, क्योंकि वो यहाँ अकेले थे। 1-2 साल उन्होंने भी अपने को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया था, लेकिन फॉर द लास्ट 2 इयर्स उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने अपने को पॉजिटिव और पीसफुल रखने के लिए बहुत कुछ जो भी किया, उससे उनके अंदर भी बहुत चेंजेस आ गए, मेरे अंदर भी चेंजेस आ गए। और नाउ वी टू आर लाइक कि हमारी लड़ाई कभी हुई नहीं थी। ऐसा हम लोग हंसते हैं आज उन बातों पे, है ना। हम्म। तो अगर कोई चीज पुराना खराब, जो जिसका आधार गलत था, जिसके अंदर डर था, जिन चीजों में कोई प्रॉब्लम थी, उसको खत्म करना है तो पहले तो टर्बुलेंस आता है। लेकिन टूटने के बाद ही एक पक्की इमारत और एक बेजोड़ चीज बनती है। तो अब वो बेजोड़ चीज बनी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तोड़ते हैं। धैर्य तो रखो, जोड़ने का भी तो टाइम आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो अब लगता है जैसे आपकी लाइफ में अब क्या क्या बदल चुका है, स्पेशली आपके व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव आया है जो पहले नहीं था, ज्ञान से पहले नहीं? आ, डर की बहुत कमी। पहले क्योंकि हमारी लड़ाई होती थी तो मुझे दिन ब दिन हस्बैंड रोल से बहुत डर लगने लगा था। बहुत मतलब उनकी बात, उनकी कुछ भी चीज से मैं डरती जा रही थी। और दूसरी चीज, उस वक्त मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत 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 लो हो गई थी। तो इस नॉलेज से हमने जो ये इतने दिन काम किया अपने ऊपर, जिसमें हमने अपने अंदर की कमजोरियों को पहचाना और उसको ऑब्जर्व करके उससे साक्षी होना सीखा। मीन्स हम जो यहाँ पे मेडिटेशन, योग और ज्ञान लेते हैं और सेवाएं वगैरह करते हैं, उससे जितना जितना हम नष्टो मोहा, मीन्स हम अपने डिटैच होते जा रहे हैं, उतना ही मेरे अंदर अपने व्यवहार में हमने देखा कि एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है। वो तो जो है जैसे है, वो उतनी देर के लिए होता है, लेकिन उसके बाद उसके बारे में सोचते रहना ये हमारे हाथ में है कि हम सोचें या ना सोचें। तो वो बहुत स्टॉप हो गया है। किसी को अब किसी भी चीज से जबरदस्ती डोमिनेट नहीं करते। किसी के ऊपर कोई अपनी विल नहीं थोपते कि आप यही करो। सबको एज इट इज, जो जैसा है वैसे स्वीकार करते हैं। और भी बहुत सारी चेंजेस हैं जो डे टू डे लाइफ में अपने आप को दिखते हैं कि अब हम बहुत सारी चीजों से परेशान नहीं होते और बहुत हल्के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रेजेंट में जीना आ गया है। गुड। अच्छा, और बताएं, जैसे कि नॉर्मली जो अब हमारा ब्रॉटअप होता है उसके अंदर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बड़े होंगे, एजुकेशन लेंगे, शादी करेंगे, ये सब करेंगे। तो अब आप ये बताएं कि गृहस्थियों के लिए जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और वो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, हमारे समाज में ना स्पिरिचुअलिटी को ये समझा जाता है वो धार्मिक चीज, हम्म। जिसमें आपको कुछ कर्म कांड करना पड़ेगा, या आपको कोई पर्टिकुलर किसी का फॉलोवर बनना पड़ेगा, या उनके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना त्यागना भी पड़ेगा, ऐसा। अब मेरे केस में अगर मैंने स्पिरिचुअलिटी में कुछ चीजें त्यागी हैं, तो वो मेरे अपने लिए। आप नहीं भी त्यागोगे तो भी चलेगा, लेकिन त्यागने का मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया है। अगर हम यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में शुद्ध भोजन खाने के लिए बोलते हैं, तो इसका लॉजिक है, इसके पीछे साइंस ये है कि आपको अगर अपने मन पर काबू करना है, तो आज तक मनुष्यों का जो मन है वो दो चीजों से ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक तो भोजन और दूसरा वासनाएं।
है ना। अब दोनों ही चीजों पे यहाँ पर कंट्रोल करने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ वापस पानी है, अगर आपको अपने को खुद पावरफुल बनाना है, तो आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके माइंड पर। तो ये आई हैव चूजन फॉर माई सेल्फ कि मैं अभी इन चीजों पर कंट्रोल रखूंगी। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी या मैं सात्विक ही खाऊंगी। तो ये मेरी अपनी पर्सनल धारणा है, इसको कोई और करे या ना करे, दे ऑल हैव देयर ओन चॉइस। तो बेसिकली हम ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर की लाइफ में स्टूडेंट हैं, या हम कोई नौकरी कर रहे हैं, या हम गृहस्थ में रहते हुए परिवार में रहते हुए हैं, तो हमको वो छोड़ना पड़ेगा क्या स्पिरिचुअलिटी के लिए। यही सोच जो है ना, ये जिसको कहते हैं इग्नोरेंस है। हमारे अंदर जो समझ है, जो सोच या बिलीफ सिस्टम बचपन से डाला गया है, स्पिरिचुअलिटी केवल उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करती है, और हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम ही डेवलप करता है आपकी बाहर की पर्सनैलिटी और परिस्थितियों को। तो अब अगर आपको अपनी बाहर की परिस्थितियां और पर्सनालिटी बदलनी है, तो आपको अपना समझ, अपनी बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेटर बनाना पड़ेगा। आपको इनलाइटन होना पड़ेगा, सब अपनी समझ को बढ़ाओ। और वो कैसे बढ़ेगी? नॉलेज से। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ एक कोने में और बस योग और मेडिटेशन करते रहो। इट्स लाइक कि पूरे टाइम, पूरे दिन में से आप अपना एक समय फिक्स रखो जिसमें आप सच को जानने के लिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप टाइम निकालोगे और उसको परस्यू करोगे। फिर उसको प्रैक्टिस करोगे और उसको अपने जो आपका काम ऑलरेडी चल रहा है, चाहे वो घर गृहस्थी में परिवार संभालने का, चाहे वो जॉब का, चाहे वो बाहर कोई भी चीज का, आप उसमें अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज को, बिलीफ, नए बिलीफ सिस्टम को लागू करोगे, अप्लाई करोगे, एंड यू विल सी द चेंजेस। कि पहले हम लोग कितना हर चीज में परेशान होते थे, भारी होते थे, स्ट्रेसफुल होते थे, और हमें फर्क पड़ता था, बाहर की चीजों से डर जाते थे। और अब जब हमारे अंदर ज्ञान है, लाइट है, समझ है, बेटर है, तो आप बाहर की चीजों में बहुत हल्के रहने लगे हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी क्रिएट्स अ बैलेंस इन योर इनर वर्ल्ड एंड योर आउटर वर्ल्ड। तो इसलिए ये सबको करना चाहिए टाइम निकाल कर, थोड़ा थोड़ा। और बाकी ऊपर ऊपर आपकी अपनी शक्ति है, आप जो कर सको वो करो, नहीं तो अंदर से तो करो एटलीस्ट। जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ के लिए चारों चीजें जरूरी है, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो। हम्म। तो उस हिसाब से आप ये बताएं कि जो नॉलेज आपको मिली है, जिसके बेसिस पे आपने ये चेंजेस करे हैं, तो ये क्या नॉर्मल कॉमन आदमी इसको इजीली अप्लाई कर सकता है अपनी जिंदगी में, और कैसे करे? आ, देखिए, सबसे पहली बात, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होते हैं, या हम कहीं से भी अपनी ये डीपर नॉलेज लेते हैं, तो वहां पर सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको ये देखना है कि आप हो कौन, है ना। आप वास्तव में ये बॉडी हो, आप या बॉडी में रहने वाली, या बॉडी से बॉडी को चलाने वाली वो एनर्जी हो। तो अगर आप अपने को बॉडी मानते हो, तो यस, आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, आपकी इमोशनल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और फिर उसमें आप सोचते हो कि अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग बैठा है, और वो स्पिरिचुअल बीइंग के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी के जब एडवांसमेंट में आते हो, जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि यू आर नॉट दिस बॉडी एट ऑल, आप आत्मा हो, आप सोल हो, आप ये बॉडी हो ही नहीं, तो फिर आपको अब बॉडी की और मेंटल हेल्थ की और इमोशनल हेल्थ की अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बीज के पास पहुंच गए, है ना। ये जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल चीज है, ये पेड़ है, ये विस्तार है, और इस सब का बीज है आत्मा, सोल, एनर्जी। आप उस तक पहुंच गए जब, तो फिर आपका पेड़ तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा जब आप बीज को पानी डालोगे तो। अभी तक हम क्या करते थे, हम मेंटली अलग से एफर्ट मारते हैं कि हम अच्छा सोचें, हम फिजिकली अच्छी हेल्थ बनाने के लिए योगा और एक्सरसाइज और खाना पीने पे ध्यान देते हैं। फिर हम इमोशनल हेल्थ के लिए अलग से काउंसलिंग या वॉट एवर जो कर सकते हैं वो करते हैं। और लेकिन इस सब के करने के बाद हम इतनी मेहनत करते हैं, तब भी सब कुछ इतना परफेक्शन से हो नहीं पाता। जबकि आप अपनी मूल स्थिति में, अपने सोर्स तक पहुंच जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर का विस्तार, ये सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लगती हैं। तो एक बात ये भी बताएं, जब पूरी दुनिया इस वक्त बाह्य मुक्ता में है, सारा कुछ मटेरियलिस्टिक है, सोशल मीडिया है, जब यूट्यूब खोले रील्स हैं, जो भी है सब कुछ वो शरीर से और बॉडी से रिलेटेड ही दिखाते हैं,
और चाहे तो ये सारे जितने भी एज ग्रुप है सबको अफेक्ट करती है। तो उस केस के अंदर जब पूरी दुनिया ये करिए करती है, उसी में ही इन्वॉल्व है, तो क्या जो व्यक्ति मनुष्य इस ज्ञान में इस रास्ते पे आगे चलना चाहता है वो उसको आइसोलेटेड तो नहीं फील करता है उस केस के उसको अपना आइसोलेशन अच्छा लगता है। यहाँ पर आइसोलेशन ऐसा नहीं है कि आप अंदर से खाली हो गए हो। आप अंदर से भर रहे होते हो तब आप बाहर से खाली दिखते हो। मतलब आप अंदर? बाहर से जब अलग लोगों से अलग हो जाते हो तभी तो आपकी अपने अंदर की आवाजें आपको सुनाई देना शुरू होती हैं। अपने अंदर की नॉलेज, अपने अंदर का ट्रू सेल्फ आपको रियलाइज होना शुरू होता है। जब तक हम बाहर ही भागते रहते हैं, अपने अंदर जाते ही नहीं, तो हमें हमेशा दूसरों से ही एक्नॉलेजमेंट चाहिए। दूसरे मेरे साथ रहे, दूसरे मुझे खुश करे, दूसरी मेरी सेवा करे, या दूसरे ही हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते लेते रहे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो ये जरूरी होता है कि आप अपने आप को लोगों से आइसोलेट करके अकेले होकर अपने अंदर जाओ, और वो अंदर फिर आपका ही जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो आपसे बात करता है। तो इसलिए वो तो बहुत जरूरी है करना। बहुत ही सुंदर। तो अगर जो लोग ये देख रहे हैं और देखेंगे, उनको आप इस जर्नी में चलने के लिए किस तरह से आप एडवाइस करेंगे? क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत है। तो और आजकल बाह्य मुक्ता में जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सब कुछ जमा होते हुए भी लोगों को सुख और शांति तो है नहीं जिसके लिए लोग भाग रहे हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं या जुड़े नहीं है, वो कैसे अपनी इस जर्नी को शुरू करें और अपने को सुख और शांति शांति अपने लिए भी अपने अंदर में महसूस करें? देखिए, बाहर का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है। और होना भी चाहिए, क्योंकि बाहर चीजें जो हो रही है उसमें हमारी एक्चुअली एज अ मनुष्य हमारी पावर दिखती है। जो जो मनुष्य क्रिएट करता आया है, जो उसने डिजाइन किया, जो उसने बनाया, वो उसमें उसकी पावर है। लेकिन एक पावर है जो आपके अंदर बैठी हुई है। आप अगर उस पावर तक पहुंच जाओ तो वो पावर आपको हमेशा खुश रखती है, वो पावर आपको हमेशा संतुष्ट रखती है, और वो पावर आपको कंटेंट रखती है। जब आप अंदर से कंटेंट होते हो तो बाहर फिर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब जाते हो तो आप कुछ लेने नहीं जाते हो, आप देने जाते हो। जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बड़े बड़े डिजाइन्स हुए हैं या बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उन सब का आधार है अंदर की पावर। जिन्होंने भी डिजाइन किया, जिन्होंने भी वो इन्वेंट किया, वो पहले अपनी अंदर की पावर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। दे हैव अ ह्यूज विल पावर, दे हैव अ ह्यूज सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे हैव अ ह्यूज इंटरनल पावर। तो उसी से आज हमें संसार इतना कलरफुल और लाइटिंग का शो दिख रहा है। लेकिन वो दिखने के पहले जिसने बनाया है उसकी पावर सोचो। तो अगर हम वो पावर अपने अंदर डेवलप कर पाए तो हम बाहर की चीजों को एंजॉय करेंगे। इट्स लाइक कि वी विल ट्रैवल, वी विल गो फॉर हॉलीडेज, वी विल डू एवरीथिंग विच इज आउटसाइड देयर। लेकिन हमें अब वो चीजों का होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी खुशी में है, आनंद में है। तो कल को अगर वो चीज नहीं भी मिलती है, या कल को वो चीज आपको छीन ली जाती है, तो आपकी आनंद और आपकी खुशी में कोई अंतर ना आने पाए, क्योंकि आपका खुशी और आपकी आनंद आपकी इंटरनल पावर से, इंटरनल सोर्स से आ रही है। तो अब हम बाहर सब कुछ कर रहे हैं, इट्स लाइक कि वो हमें सर्व कर रहा है। अभी तक क्या है कि अभी बाहर का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारा बाप बना बैठा है। वो चाहता है तो हम रोते हैं, वो चाहता है तो हम हंसते हैं, वो चाहते हैं तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर के बाप को जगा लो, जो आपकी अंदर की ट्रू सेल्फ है, उसको जगा लो, तो आप बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हो। फिर आपके लिए वो सारी चीजें जस्ट एक यूज केस रह जाती कि हाँ है तो यूज कर ले रहे हैं, बाकी हमें ये अब इफेक्ट नहीं कर सकता, वो हमें हिला नहीं सकता, हमें बदल नहीं सकता, और हमारी स्थिति को खराब नहीं कर सकता। हम्म। तो यही कह सकते हैं, सच्ची सच्ची स्वतंत्रता हमको मिलती है। ट्रू। अभी किसी ने जैसे हमसे पूछा एक भाई ने, कि कोई यूट्यूब पे दो तीन कमेंट कमेंट में क्वेश्चन आया है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने बोला आप क्या बोलेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आंसर करूंगी इन क्वेश्चंस के बारे में। क्यों करूं? मतलब मेरी फ्रीडम है कि मैं जो चाहूँ वो मैं करूं। वाई आई हैव टू आंसर एवरीबडी? मुझे नहीं करना। मेरा जहां मन होगा मैं वो करूंगी, क्योंकि नाउ आई एम वेरी मच फ्री। मुझे किसी के सामने अच्छा नहीं बनना है, मुझे किसी के सामने पोलाइट और नम्रता नहीं दिखानी है, मुझे किसी को अपनी जस्टिफाई नहीं करना है। मेरा मैं अब अपने अंदर को खुश करने के लिए अपने सत्य में जीती हूँ, और मुझे ये स्पिरिचुअलिटी फ्रीडम देती है, ना कि मैं बंधनों में बंध जाऊं कि आप तो स्पिरिचुअल हो, आप बहुत पोलाइट होने चाहिए,
आप तो सबसे प्यार से बात करना चाहिए, आपको तो बहुत सहनशीलता होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि हम ऊपर से दूसरों के लिए अच्छे बन जाएं और अपने को घोट घोट कर मार दें। मैं अपने अंदर को फ्री होकर जीऊं, क्योंकि ये जो मेरा रोल है, ये जो कैरेक्टर है, ये यूनिवर्स ने बनाया है और इस यूनिवर्स ने मुझ एज अ सोल एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे दिया है। नाउ गो थ्रू विद द एक्सपीरियंस ऑफ एज अ रूपाली। तो रूपाली जैसी है उसको एक्सपीरियंस करो और उसको रिस्पेक्ट करो और उसको लव करो। व्हेन आई विल लव माई सेल्फ, अदर विल डेफिनेटली विल लव टू मी ना। जी। अदरवाइज हम ही नहीं करते अपने आप को रिस्पेक्ट, और दूसरों को खुश करने के लिए हम अपनी सेल्फ वर्थ कम करते हैं। तो दिस इज नॉट व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचिंग इज एक्चुअली। तो मतलब इस यूनिकनेस तो यही रही कि हम खुद स्वयं को भी प्यार करें, जबकि बाकी की दुनिया कहती है दूसरों को प्यार करो, या हम पहले स्वयं से ही अपनी यात्रा शुरू करते राइट। आप जब स्वयं से प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन अब हम दूसरों को प्रायोरिटी देकर अपने आप को पीछे नहीं करते ना। तो एज अ रूपाली ये मैं सीख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेल्फ लव बहुत करते हैं मेरे अंदर नहीं था। तो मैं इस जर्नी में ये क्यों हम लोग ये ऑनलाइन इसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो अपने आप को कभी आगे रखते ही नहीं, जो अपने आप को प्यार करते ही नहीं, जो हमेशा दूसरों से प्रभावित होते रहे और अपनी वैल्यू समझी नहीं। तो ये उनके हेल्प के लिए है, क्योंकि मैं भी जिस एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुई हूँ, मुझे जो सीखने को मिला वो मैं उनको सीखने में हेल्प कर सकूं, दैट इज व्हाट। बट इससे भी नहीं कि उनको करना है, मैं अपने आप को करती जा रही हूँ, इसलिए उनको हेल्प मिलती जा रही है। हैं। पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सामने, और जो जाना चाहेंगे, चलना चाहेंगे, वो जरूर इस यात्रा पर चलेंगे। हाँ जी। जी। आपका रूपाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस इतना समय देने के लिए। और उम्मीद है कि ये जो जर्नी हमने शुरू करी है, इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा। थैंक यू सो शुक्रिया। मच। थैंक यू।